Hello everyone, this is chapter 11th of class 9th वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए ये चैप्टर हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप थक जाते हो जब आप गेम खेलते हो या पढ़ाई करते हो? तो नॉर्मली हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ, हम थक जाते हैं। तो जब हम थकते हैं इसका मतलब होता है कि हमने कुछ एनर्जी यूज़ की है। पर साइंस में एनर्जी और वर्क का मतलब जो है वो थोड़ा अलग होता है। नॉर्मली हम कहते हैं मैंने बहुत काम किया है, मैं थक गई हूँ, लेकिन साइंस के हिसाब से हर काम जो है वो वर्क नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आदमी है जो एक बाल्टी पानी उठाकर बस खड़ा है, तो क्या उसने वर्क किया? या फिर कोई एक आदमी है जिसने सिर्फ हैवी बैग को पकड़ रखा है बिना हिले, तो क्या उसने काम किया? तो साइंस के रूल्स के मुताबिक वर्क तभी होता है जब फोर्स लगाई जाए और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करे, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट हो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो साइंटिफिकली वर्क जो है वो ज़ीरो होगा, मतलब कोई वर्क नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं वर्क क्या है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और उसमें वो डिस्प्लेसमेंट शो करे, उसका मतलब ही सिर्फ वर्क होता है। कंडीशंस क्या है वर्क की? फर्स्ट इज ए फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, मतलब फोर्स लगानी ज़रूरी है। सेकंड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस, जब फोर्स लगी है तो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये है वर्क का फॉर्मूला। एफ क्या है? फोर्स अप्लाइड, एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड। नाउ यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट क्या है वर्क की? ऐसा यूनिट है। अब हम कब कहते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है? जब कोई ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और वो जो ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो, तो हम कहते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces the object by 1 meter. जूल जो है वो एक स्मॉलर यूनिट है। बिगर यूनिट जो है वर्क की उसे किलो जूल कहते हैं, और 1 किलो जूल के अंदर 1000 जूल्स आते हैं। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की यूनिट है जूल, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क जो है वो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क। ये समझने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी होती है। फर्स्ट, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, और सेकंड, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क जो है वो कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल, जब आप एक बैग को ऊपर उठा रहे हो तो फोर्स जो है वो भी ऊपर की साइड लगती है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की साइड होता है। तो मतलब जो ये वर्क जो हम कर रहे हैं बैग को उठाने में, वो एक पॉजिटिव वर्क है। एक जो फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन पुशिंग ए बॉक्स, एक बॉक्स को धक्का दे रहा है, वो फोर्स भी आगे की साइड लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की साइड हो रहा है, तो मतलब ये एक पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क क्या होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जब हम चलते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, तो फ्रिक्शन जो होती है वो हमारी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो उस टाइम जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क होता है। नाउ ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क तब होता है जब फोर्स जो है वो तो लगाया गया हो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो वो ज़ीरो हो, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो जो वर्क है वो हमेशा वो ज़ीरो होगा। वर्क इज ज़ीरो व्हेन द फर्स्ट द ऑब्जेक्ट डजंट मूव, सेकंड द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो ज़ीरो वर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वॉल को पुश कर रहे हो लेकिन वॉल जो है वो हिल नहीं रही, तो मतलब ज़ीरो वर्क होगा क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई।
सेकंड एग्जाम्पल इज आप जो है वो टेबल पे एक बुक घुमा रहे हो और फोर्स जो है उस पे वर्टिकल है लेकिन मोशन जो है वो सर्कुलर है, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क ज़ीरो होगा। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज होल्डिंग ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हमने उसे होल्ड कर रखा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो इसमें भी जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी जो है वो एनर्जी का मतलब है वर्क करने की कैपेसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो कोई ना कोई काम कर सकता है या फोर्स अप्लाई कर सकता है। जो ऑब्जेक्ट है जो काम कर रहा है उसके वो एनर्जी लूज करता है, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा है उसे वो एनर्जी गेन करता है। And capacity of doing work is called energy. An object which does work loses energy. An object on which the work is done gains energy. Any object that possesses energy can do work. और यूनिट्स क्या होती है एनर्जी की, लाइक डेट ऑफ वर्क, इसकी भी यूनिट्स जूल होती है। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। एनर्जी जो है वो बहुत टाइप की होती है, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन इस चैप्टर में मेनली हमें 2 एनर्जी पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो चलिए अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। एसआई यूनिट जो है वो पहले हमने देखी, एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। अब इसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², वेयर m इज मास ऑफ बॉडी एंड v इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसका मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास या स्पीड बढ़ती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो डिराइव कैसे हुआ। लेट अस अज्यूम कि एक बॉल है जिसका मास है m और इनिशियली वो मूव कर रही है वेलोसिटी u के साथ, और जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो जाती है। हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसे हमने नंबर दिया 1। और जो वर्क डन करने से मतलब फोर्स अप्लाई की हमने, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई फ्रॉम u टू v, और जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हुई उसे हमने नाम दिया a। अब हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। इससे हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला s इक्वल्स टू v² माइनस u² अपॉन 2a, और इसे हमने नाम दिया सेकेंड इक्वेशन। हमने पढ़ा था न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होता है फोर्स इक्वल्स टू ma। अब ये इसको हमने नाम दिया थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो फोर्स की जगह पे ma और डिस्टेंस की जगह पे ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अब हमने देखा कि जो बॉल थी वो इनिशियली रेस्ट पे थी, तो u इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब हम इसे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv²। वर्क डन ऑन बॉल कॉजेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर बॉल। Now second type of energy is potential energy. Potential energy is energy stored in a body by virtue of its position or configuration. इसका मतलब है जब कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऊंचाई पर होता है या किसी स्पेशल पोजीशन में होता है तब उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। For example, a rubber band when stretched, it stores potential energy that is released when let go. मतलब जब एक रबर बैंड होता है, जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी स्ट्रेचिंग से जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, और वो रिलीज कब होती है? जब हम उस रबर बैंड को छोड़ देते हैं।
Second example is the potential energy stored in the bow due to change of shape is thus used in the form of kinetic energy in throwing of the arrow. मतलब ये है जब जो धनुष है उसको हम पुल करते हैं और उसमें एरो मतलब तीर को पीछे की तरफ खींचते हैं तो बो के स्ट्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही हम उस स्ट्रिंग को छोड़ते हैं तो जो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है वो एरो को पुश करती है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और जो एरो है वो तेज़ी से आगे निकलता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास mgh, यूनिट क्या है जूल। अब देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव हुआ है। Let us consider a ball of mass m is taken to a height h from the ground. To take ball to the top, बॉल को टॉप पे लाने के लिए हमने कुछ फोर्स लगाई होगी, तो उस फोर्स को हमने लगाई मास इनटू ग्रेविटी। m में होता है तो इस केस में हमने ग्रेविटी के अपोजिट वर्क किया, तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लग रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे g का यूज होगा। Therefore बॉल गेन्स एनर्जी, तो हमने उसे ऊपर लेके गए तो जो उसमें एनर्जी लगाई वो उसमें स्टोर हो गई, तो मतलब बॉल ने जो एनर्जी गेन की है वो किसके बराबर है, जो हमने उस पर काम किया है उसके बराबर। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें मिली mg और डिस्टेंस क्या है हाइट, तो फॉर्मूला आ जाएगा mgh। Work done by gravity depends on the difference in vertical heights of initial and final positions of the object and not on the path along which the object is moved. For example, इस केस में पाथ जो है ये है और इस केस में पाथ ये है, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता बल्कि जो इनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उस पे डिपेंड करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब ये है या किसी प्रोसेस या रिएक्शन के पहले जितनी एनर्जी होती है उतनी ही प्रोसेस के बाद होती है, बस उसका जो फॉर्म है वो बदल जाता है। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल होता है तो एनर्जी जो है वो कैसे कंजर्व होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है वो फॉल कर रही है इस बिल्डिंग से, तो एट ए इस ए पोजीशन पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है क्योंकि जो बॉल है वो रेस्ट पोजीशन पे है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। लेकिन जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ए और बी पॉइंट के बीच में किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। और इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब बात करें पॉइंट बी की, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब हाफ mv²। तो मतलब जो टोटल एनर्जी है इस केस में भी वो कांस्टेंट रहेगी। इन तीनों केसेस में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब जो एनर्जी है वो ना ही क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई बल्कि कांस्टेंट रही। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। अब जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम इकट्ठे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अदर एग्जांपल्स क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के? फैन स्विच्ड ऑन, जैसे ही हम फैन को ऑन करते हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। सेकंड एग्जांपल इज विंड मिल, काइनेटिक एनर्जी से जो विंड मिल की जो ब्लेड्स है वो मूव करती हैं और वो कन्वर्ट करती हैं काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब हम पढ़ते हैं पावर। पावर हम किसे कहते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
इसका मतलब क्या है, पावर वो क्वांटिटी है जो बताती है कि कोई काम कितनी तेज़ी से हो रहा है, यानी कितने समय में कितना वर्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। 1 watt is defined as the power when work is done at the rate of 1 joule per second। जब 1 जूल पर सेकेंड के रेट से काम हो तो उसे 1 वॉट कहते हैं। या फिर 1 वर्क इज डिफाइंड एज द पावर व्हेन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकेंड। या फिर उस तब कहते हैं जब 1 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही हो तो पावर 1 वॉट होती है। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी के टर्म्स में एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम। पावर की भी लार्जर यूनिट होती है, दैट इज किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? जो हमारे बिजली के बिल आते हैं उनमें जो यूज़ होती है यूनिट्स, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि हमारा कितना बिल आया, तो वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। डेली लाइफ में जो जूल है वो बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम यूज़ करते हैं कमर्शियल यूनिट, जो कि है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन ए डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट आवर रन्स फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अब ये वैल्यू निकली कैसे? किलोवाट मतलब 1000 जूल और आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स मिलेंगे। और जो ये वैल्यू है 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये ही हमारी 1 यूनिट कहलाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर साउंड।